Sir, good evening. Good evening. Good evening, everyone. Hello, sir, good evening. Good evening. पगला देगा रे पगला पढ़ो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट टाइम हम लोग JCR1 रिटर्न कर रहे थे। JCR1 की जो रिटर्न है वो हमें कैसे बनानी है। JCR1 की रिटर्न बनाने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। जो भी हम इनवॉइसेस बनाएंगे उस इनवॉइसेस के अंदर डेट जो होनी चाहिए वो करंट मंथ की होनी चाहिए। इनवॉइस के नंबर जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। जो इनवॉइस की पार्टीज हैं वो पार्टी जो है आपकी रजिस्टर्ड पार्टीज हैं तो रजिस्टर्ड वाला जो डाटा है वो अलग बनाएंगे। अगर आप अनरजिस्टर्ड वाली पार्टीज हैं तो उसका डाटा आप अलग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। और उसके बाद आपका जो भी प्रोडक्ट है जिसकी भी आप सेल कर रहे हैं तो उसका एसेशन नंबर आपके पास होना चाहिए और एसेशन का रेट, उस गुड्स का जो रेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपने एक गुड्स बेचा है, मान लीजिए एक क्वांटिटी एक बेची है और ₹1000 की बेची है तो टैक्सेबल वैल्यू तो 1000 हो जाएगी आपकी, लेकिन टैक्स रेट जो होगा वो कितना लगेगा, वो 5% लगेगा। वो 5% जब टैक्स रेट इस पे लगेगा तो वो 1050 हो जाएगा। अगर वो पार्टी आपकी रजिस्टर्ड पार्टी है और लोकल पार्टी है तो टैक्स जो डिवाइड होगा वो CGST और HST में होगा। लेकिन अगर वो आउटसाइड द पार्टी है यानी कि आउटसाइड द स्टेट वाली पार्टी है तब जो टैक्स है वो सिर्फ IGST के अंदर लगेगा। मैं इसमें दिखा देता हूँ। JCR1 रिटर्न करने के लिए सबसे पहले हम रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक कर देता हूँ मैं। यहाँ पे जुलाई की तो फाइल हो चुकी है, अगस्त में हम बता देते हैं। अगस्त के अंदर JCR1 के अंदर JCR1 में हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारे कॉलम्स हैं कॉलम्स को हमें ध्यान से भरना है। अगर आपका जो कॉलम्स फर्स्ट वाला जो कॉलम है 4A 4B 4C वाला है ये रजिस्टर्ड यूजर रजिस्टर्ड पार्टीज के लिए होता है। जो भी पार्टीज आपकी GST से रजिस्टर्ड हैं और आप उनके अगेंस्ट कोई भी सेल कर रहे हैं तो वो सारा सेल का रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आएगा 4A 4B वाले सेक्शन में। आपको ये ध्यान रखना है कि वो कंपोजिशन डीलर नहीं होने चाहिए और वो कोई भी स्पेशल केस वाले जो है वो वाले डीलर नहीं होने चाहिए। इसके अंदर आप जब भी उनके इनवॉइसेस डालेंगे तो वो इनवॉइसेस सारे अलग अलग डालेंगे और रेट जो भी होगा आपका स्टेट के अकॉर्डिंग आप इनवॉइसेस के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे अगर टैक्सेबल वैल्यू तो टैक्सेबल वैल्यू डाल, ये पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, फिर रिसिप्ट नेम आ जाएगा, फिर जो आपकी स्टेट है वो आ जाएगी। टोटल इनवॉइस वैल्यू जो होगी टैक्सेबल प्लस टैक्स दोनों मिला के आती है और जो भी टैक्स आपने लगाया है वो टैक्स की बाइफिकेशन यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ये था आपका B2B वाला, यानी कि जिन पार्टीज के पास रजिस्टर्ड पार्टीज है जिनके पास GST नंबर है। और दूसरा होता है B2C। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था B2C के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी पार्टी की रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पास GST नंबर नहीं है और आपने उसको सेल करी है तो आपने एक ही आइटम का एक ही लाइन में वो सारी सेल जो है वो प्लस कर यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपने किसी पार्टी को सपोज 1 लाख रुपए की सेल करी है तो 1 लाख रुपए का आप 5% लगा के 2525 यहाँ पे दिखा के सेव कर देंगे तो आपका वो इनवॉइस यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इसमें आपके इनवॉइस के अगेंस्ट पार्टी का नाम देने की जरूरत नहीं है, उसके बाद GST नंबर तो वैसे भी नहीं है तो वो भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अगर आपके यहाँ पे 100 इनवॉइस भी होते तो अगर आपने 1000 रुपए के हिसाब से बेचा होगा तो 100 इनवॉइस अगर 1000 रुपए के हिसाब से तब भी वो 1 लाख रुपए होते हैं तो आपने तब भी उनको एक ही आइटम एक ही टैक्सेबल वैल्यू में मिलके यहाँ पे टैक्स लगा के सेव कर देना है। ठीक है, जो लोकल वाले होंगे वो भी आपने 5% वहाँ पे सिर्फ हरियाणा सेलेक्ट कर लेना है और जो आउटसाइड वाले होंगे वहाँ पे आपने सिर्फ हिमाचल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आउटसाइड वाली पार्टीज हैं तो आउटसाइड वाली पार्टीज की कौन से स्टेट की है वो वाले अपने स्टेट को सिलेक्ट करके आपने वो रिकॉर्ड कर देना है। ठीक है, अब इसमें लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि ये था B2B और ये था B2C। ठीक है ना, ये बेसिकली हो गया 4A 4B और ये B2C हो गया। जी बोलिए। अगर 5% की जगह 10%, 18%, 28% हुए जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको भी
हाँ तो बस वहाँ पे बस टैक्स का रेट चेंज कर देना है ना आपने। ओके ओके, और ये लाइन चेंज होती रहेगी फिर, मतलब ज्यादा लाइन वहाँ पे हाँ बस वहाँ पे अपने टैक्स का रेट चेंज कर देना, जो भी टैक्स आपने लगाया होगा, ठीक है ना। टैक्सेबल वैल्यू यहाँ दबा देंगे और टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे और उसके बाद टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। सपोज अगर 1 लाख रुपए था, अरे बिना हमको 1 लाख रुपए को आपने 18% के हिसाब से बेचा है, तो 18% वाला जो है टैक्स यहाँ पे अगर लोकल है हरियाणा का तो हरियाणा के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा, लेकिन अगर लोकल नहीं है, आउटसाइड द स्टेट है, सपोज दिल्ली है, तो वो सिर्फ आईजीएसटी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपने टोटल वैल्यू को सिर्फ यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे लिख देना है। टैक्सेबल वैल्यू में टैक्स नहीं प्लस होगा, टैक्स में टैक्सेबल वैल्यू प्लस नहीं होगी, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे नहीं आती है, यहाँ पे बस आपने उसको ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक केस था जो मैंने लास्ट टाइम बताया था B2C के अंदर। B2C के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके कोई भी इनवॉइस 1 लाख रुपए से ऊपर का है या 1 लाख रुपए का है, तो वो इनवॉइस को कैसे रिकॉर्ड करना है मैं आपको बता देता हूँ। वो इनवॉइस जब भी आपने रिकॉर्ड करना है तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि वो लोकल इनवॉइस है या आउटसाइड द स्टेट वाला है, यानी कि विद इन द स्टेट आपने वो बिल काटा था किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को, या फिर आउटसाइड द स्टेट किसी पार्टी को, अनरजिस्टर्ड पार्टी को वो इनवॉइस काटा था। अगर आपने आउटसाइड द स्टेट काटा है तब आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, विद इन द स्टेट वाला तो आप कर देंगे, लेकिन आउटसाइड वाला जो है वो यहाँ नहीं करेंगे, वो आपको B2C लार्ज के अंदर लेके जाना होगा। यहाँ की कंडीशन यही है कि 1 लाख रुपए से ऊपर का इनवॉइस होना चाहिए। तो हम इसमें कैसे रिकॉर्ड करते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे B2C लार्ज में, अनरजिस्टर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपने 1 लाख रुपए का इनवॉइस काटा था, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आपकी सेम स्टेट नहीं आएगी, देखिए आप हरियाणा यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे 06 जो है हमारा जीएसटी नंबर 06 है तो हरियाणा यहाँ पे लॉक हो जाता है। आप गुजरात कर सकते हैं, हिमाचल कर सकते हैं, देखिए हरियाणा पे आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो जो भी आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे वो आपकी लोकल स्टेट तो नहीं होगी, वो आउटसाइड वाली स्टेट होगी। सपोज अगर हमने हिमाचल में करा है तो इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे बताएंगे, जो भी आपने इनवॉइस नंबर काटा था अनरजिस्टर्ड पार्टी का भी, तो वो भी आप यहाँ पे बताएंगे B2C के अंदर भी, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, 1 लाख रुपए से ऊपर का इनवॉइस होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 10 नंबर इनवॉइस काटा है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे आप। अगर इसकी 10 तारीख को काटा है तो 10 तारीख को यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है यहाँ पे आप 1 लाख से कम नहीं लिख सकते। अगर सपोज 90,000 लिखता हूँ तो अगर आप कहेंगे कि हम B2C लार्ज के अंदर इसको दिखाएंगे तो B2C लार्ज में नहीं दिखा सकते। अगर आपने 5% या 18% के हिसाब से बेचा है तो 90,000 अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो 5% जो है वो 4,500 रुपये होता है आईजीएसटी। जीएसटी तो इसके अंदर एप्लीकेबल है ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको जब सेव करने जाएंगे तो फिर सेव नहीं होगा, ये सेव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वो एरर दे देगा। वो एरर क्या है कि आपकी जो वैल्यू है B2C वाली आउटसाइड द स्टेट वाली, वो आपकी वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए की मिनिमम होनी चाहिए, और 1 लाख रुपए से अगर ऊपर की है तो वो सेव हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 1 लाख रुपए कर दूं और 1 लाख प्लस टैक्स हो जाएगा ना 5%, तो यानी कि 1,05,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो 1,05,000 हो गए और ये भी 1,05,000 हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये देखिए रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, यानी कि ये आपका इनवॉइस जो है वो सेव हो गया। कंडीशन क्या है इसके अंदर, कंडीशन आपकी जो है वो है कि आपका B2C लार्ज के अंदर आपके जो भी इनवॉइस है वो 1 लाख रुपए से ऊपर के होने चाहिए और सेम स्टेट के नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया B2B और ये हमारा हो गया B2C। अब हम आते हैं एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में। देखिए एक्सपोर्ट इनवॉइसेस बेसिकली क्या होते हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस वो वाले इनवॉइसेस होते हैं जब आप कोई भी माल जो है वो विद इन द स्टेट नहीं दे रहे हैं, आउटसाइड द स्टेट नहीं दे रहे हैं, आप आउटसाइड द कंट्री दे रहे हैं, ठीक है ना। मैं फिर से बता देता हूँ, ये एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने देश के अंदर उस माल को नहीं दे रहे हैं, अपने देश के अंदर आप उसको नहीं कर रहे हैं, आप
किसी और कंट्री में उसको सेल कर रहे हैं, किसी और देश में आप उसको सेल कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस बिकॉज जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो रिकॉर्ड का जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है पहले कलेक्ट करने हैं। उसके अंदर आपको जो जो चीजें जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम हेड रिकॉर्ड करेंगे। हेड रिकॉर्ड में क्या होता है कि आपके पास इनवॉइस नंबर होना चाहिए। इनवॉइस नंबर तो आपका जो भी इनवॉइस नंबर आपका रेगुलरली चल रहा है वही इनवॉइस नंबर हो जाएगा एक्सपोर्ट के लिए। सपोज आपने 11 तारीख को एक्सपोर्ट का बिल काटा है, डेट भी जो है आपकी 11 तारीख है, तो 11 तारीख जो है आपका इनवॉइस डेट हो जाएगी और इनवॉइस नंबर आपका 11 तारीख हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है पोर्ट कोड। पोर्ट कोड बेसिकली क्या होता है? देखिए, कभी भी जब हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी को, तो एक्सपोर्ट जो माल है वो कभी भी ऐसा तो नहीं कि यहाँ से आपने गाड़ी में लोड करा और वहाँ पे डिलीवर हो गया, वो ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले जो एक्सपोर्ट वाला जो माल होता है वो आप या तो किसी शिपिंग मेथड के थ्रू भेजेंगे, या किसी पोर्ट पे जैसे जो है वो करके भेजेंगे, या फिर किसी एयरलाइन के थ्रू आप भेजेंगे। ठीक है ना। जो ट्रक वाला या बस वाला सिस्टम होता है वो एप्लीकेबल नहीं है इसके अंदर, और वो बहुत कम ही है जिसके अंदर गुड्स हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अगर किसी और स्टेट के, किसी और कंट्री के अंदर। तो जो नॉर्मली ज्यादातर जो आपके हमारे जो गुड्स हैं वो कैसे जाते हैं, वो किसी शिपिंग मेथड के थ्रू जाते हैं या फिर किसी एयरलाइन के थ्रू जाते हैं। तो शिपिंग मेथड जो होता है, वो शिपिंग मेथड जो होता है वहाँ पे जो भी पर्सन होते हैं पहले उस माल को चेक कर लेते हैं कि जो भी आप माल बाहर भेज रहे हैं कहीं वो इलीगल तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा माल तो नहीं है कि जो आपकी कंट्री किसी और कंट्री में इलीगल रूप से भेज रही है। सारे रिकॉर्ड्स आपके पहले चेक होंगे, आपने ईमेल बनाया है नहीं बनाया, आपने बिल नंबर दिया है नहीं दिया है, जीएसटी नंबर आपने दिया है उसका लिखा है नहीं लिखा है। फिर कस्टम ड्यूटी वाले उसको वेरीफाई भी करेंगे माल को कि आपका जो भी गुड्स है वो सारे सही है या नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी वाले बिल ऑफ एंट्री जो है वो रेज करते हैं। बिल ऑफ एंट्री रेज करने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है वो है, पहला है पोर्ट कोड। पोर्ट कोड जो होता है मैं आपको बता देता हूँ। पोर्ट कोड जो होता है वो होता है कहीं भी किसी भी आप डॉक पे अगर आप जाते हैं माल को लेके, तो वहां से अगर शिप में अपलोड होता है तो शिप में अपलोड होने के बाद वहां से वो जो माल है उसके लिए एक बिल कटता है, जैसे बिल ऑफ एंट्री कहते हैं, या फिर कोई क्लियरिंग वाली जो चीज है आपको वहां से एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो इनवॉइस मिलेगा। जो डॉक्यूमेंट आपका वैलिड होगा कि हाँ आप जो भी माल बाहर सेल कर रहे हैं ये सही है माल, ये मतलब आप सेल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको जो भी होगा वो पोर्ट कोड ही देगा। पोर्ट कोड क्या होता है, कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, जैसे चेन्नई के पोर्ट में जा रहे हैं, कोचीन के पोर्ट में जा रहे हैं, या दीनदयाल पोर्ट में जा रहे हैं, जो भी आसपास आपकी जो भी शिपिंग मेथड मिलता है, जैसे कोई भी अगर आपके आसपास वाला कोई पोर्ट है जहाँ से जहाज वगैरह चल सकते हैं, जहाँ पे माल वगैरह अपलोड हो जाते हैं कंटेनर के अंदर, तो वो पोर्ट जो होता है उसका एक पोर्ट होता है, तो वो स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। सपोज अगर आप चेन्नई का देखेंगे तो चेन्नई का जो है आपका पोर्ट कोड जो मिलेगा वो आपको 136 मिल सकता है। अगर आप ये वाला नहीं है डाटा सही तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको पोर्ट कोड, अगर हम चेन्नई का ले, प्रणाम प्रणाम, हाल चाल बारे, हाल चाल। चेन्नई का पोर्ट कोड जो है वो है INM1, यानी कि ये जो कोड है ये कोड आपको अपने शिपिंग बिल में उसके अंदर आपको मेंशन होगा, और अगर आप इनवॉइस में डाल सकते हैं तो इनवॉइस में भी डाल सकते हैं उसको बाद में अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जब वो आपके पास बिल ऑफ एंट्री आएगी तो वो आपका रिकॉर्ड जो है वो आपने जरूर जनरेट कर लेना है, क्योंकि तभी आप अपनी रिटर्न फाइल कर पाओगे। तो शिपिंग कोड जो होता है वो पोर्ट कोड से मिलता है। पोर्ट कोड में जब आप माल वहाँ पे रखेंगे तो वहाँ पे शिपिंग बिल की एक एंट्री हो जाएगी, बिल ऑफ एंट्री, जहाँ से आपका पोर्ट कोड जनरेट हो जाएगा। तो जब आप रिटर्न भर रहे होंगे तो रिटर्न के अंदर पोर्ट कोड अगर वो मांगेगा तो आपने यहाँ पे वो पोर्ट कोड डालना है। अगर आप चेन्नई के थ्रू भेज रहे हैं तो हम उसको कॉपी कर लेते हैं।
कर रहे हैं भैया, पढ़ना है। हमारा सपना था आईएएस बनना। आईएएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे। यहाँ पे हम कोड को डाल देते हैं, ठीक है ना। फिर है शिपिंग बिल नंबर, बिल ऑफ एक्सपोर्ट नंबर, यानी कि जो भी आपका बिल क्लियरिंग वाला, शिपिंग क्लियरिंग वाला जो भी आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इशू हुए हैं आपके लिए, जो कस्टम डिपार्टमेंट वाले करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स नंबर जो है वो भी आपने यहाँ पे इसके अंदर एक्सपोर्ट पर जब आप रिटर्न भर रहे हैं तो यहाँ पे आपने दिखाने हैं। सपोज अगर शिपिंग बिल नंबर आपको नहीं पता लग रहा, तब आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन आप रिटर्न नहीं भर सकते बिना शिपिंग बिल के, गोली उली चलेगा, ठीक है ना। शिपिंग बिल नंबर का फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक तरह का यूनिक नंबर होता है जो कस्टम वाले क्रिएट करते हैं। इसमें दवाई सत्ता पूरा पड़ता है, मोटा ये देखिए, इसके अंदर आपका क्या होगा, कंसाइनी की इंफॉर्मेशन होगी, कंसाइनर का इंफॉर्मेशन होगा, शिपर का इंफॉर्मेशन होगा जिसके थ्रू आप माल भेज रहे हैं, जहाँ से माल आया है, कैरियर कोई भी अगर जैसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहले माल आता है तभी वो पोर्ट तक पहुंचता है, तो वो वाली इंफॉर्मेशन होगी, गुड्स की क्वांटिटी होगी, लिस्ट ऑफ गुड्स होंगे, मतलब जो भी इसके अंदर है, टोटल वेट जो है वो एक तरह से वो आपका सेकंड इनवॉइस जिसको कहते हैं वही हो जाता है। तो सेकंड इनवॉइस में बेसिकली इस बारी जो होगा सारी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन प्लस शिपिंग पोर्ट और शिपिंग कोड जो है वो दोनों इसके अंदर मेंशन होंगे, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आगे अभी के लिए मैं सिर्फ लिख देता हूँ, सपोज 4789 कुछ भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। फिर शिपिंग बिल की जो डेट है, वो शिपिंग बिल की डेट जो है वो आपके 3 मंथ की तो नहीं होगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई माल एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो अगर यहाँ से जब जाता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू पोर्ट तक, तो वो पोर्ट में सेम डे में क्लियरिंग में नहीं मिलता है, सेम डे क्लियरिंग उसको नहीं मिलती, कभी कभी उसमें 1 हफ्ता लग जाता है, कभी 10 दिन लग जाते हैं। तो जब भी आपका वो जब क्लियरिंग निकलेगी, तो वो क्लियरिंग में ही जो आपकी शिपिंग बिल नंबर की इंफॉर्मेशन है, बिल ऑफ एंट्री वाली है, वही डेट आपने यहाँ पे लिखनी है। सपोज अगर आपने कभी 25 तारीख को माल एक्सपोर्ट करा है, तो आपको क्लियरिंग जो मिली है वो नेक्स्ट मंथ क्लियरिंग वाला जो कोड है वो डेट जो है वो आपने वही डेट यहाँ पे डालनी, ठीक है ना। तो अगस्त में अगर आपको क्लियरिंग सेम डे मिल जाती है तो सेम डे डाल दीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम जो होता है उसको एटलीस्ट 10 से 1 हफ्ते से 15 दिन तो लगता ही लगता है। तो अगर मैंने 11 तारीख का इनवॉइस बनाया तो आपकी शिपिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो 18 तारीख की होगी, क्योंकि उसमें चेकिंग होती है, सब कुछ होता है, फिर एंट्री जनरेट होती है, फिर मे भी शायद आपका कोई टैक्स भी भरना पड़े, ठीक है ना। तो वो आपकी जो डेट होगी वो सेम तो नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर टोटल इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी आपकी, अगर आप 1 लाख रुपए का माल बेच रहे हैं बाहर, तो 1 लाख रुपए वाला इनवॉइस की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद इसमें सेकंड कंडीशन जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, अगर आप 1 लाख रुपए का माल बेच रहे हैं बाहर, तो 1 लाख रुपए वाला इनवॉइस की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद इसमें सेकंड कंडीशन जो आती है वो आपको ध्यान में रखना है, जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट के अंदर जो है आपका कभी भी जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है ना। अगर आप एक्सपोर्ट किसी को कर रहे हैं, किसी को भी माल बाहर भेज रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, तो आप सोचेंगे हम 18% जीएसटी वहां पे लगा रहे हैं, तो 18% जीएसटी जो है उस पर नहीं लगता है। अगर आप 18% जीएसटी लगा रहे हैं तो आपको 18% जीएसटी के साथ पेमेंट नहीं मिलेगी, इसकी आपको जो पेमेंट मिलेगी वो सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू जो है वही वाली मिलेगी, या फिर जो भी आपका परचेज ऑर्डर में आपके तय हुआ है, जो भी रेट जो तय हुआ है वही उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। आप उसमें एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें 2 कंडीशन होती है। कुछ लोग जो होते हैं यहाँ पे जीएसटी पेमेंट के अंदर जाके विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ये वाली जो है ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, यानी कि आपने जो भी एक्सपोर्ट का बिल बनाया है इसके अंदर आपने टैक्स नहीं लगाया है, ठीक है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बेसिकली कभी कभी गुड्स के ऊपर मैटर करती है। तो आपका एचएसएन गुड जो होगा गुड्स का, उसके ऊपर भी मैटर करती है कि आपने जीएसटी इसमें भरना है या नहीं भरना है। अगर आप इसमें जीएसटी भर रहे हैं तो वो जीएसटी का जो पैसा है वो आपको पार्टी के थ्रू तो नहीं मिलेगा, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से वो रिफंड लेना होगा। आपको सारे एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस जो है वो कलेक्ट करके जीएसटी डिपार्टमेंट में सबमिट करने होंगे, सारी पेमेंट्स जो है वो उनके पास सबमिट करनी होगी, तब जीएसटी वाले जो है जितना भी जीएसटी आपने भरा है उसका वो जो है आपको रिफंड करेंगे। उस प्रोसेस में कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते हैं। इसलिए एक्सपोर्ट में ज्यादातर जो होता है वो
टैक्स का तो उसके अंदर रोल कोई होता ही नहीं है जीएसटी वाला। इसके अंदर जब आप विदाउट टैक्स अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन जो सिलेक्ट करेंगे वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर लेनी है। आपका गुड्स अगर सपोज 5% वाला है तो आप 5% में यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ही लिख सकते हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए। यहाँ पे टैक्स देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है एक्सपोर्ट का इनवॉइस बन जाएगा, फिर आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है ना। इस इंफॉर्मेशन को जब आप सेव कर रहे हैं तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने बताई है, जो भी एक्सपोर्ट की इंफॉर्मेशन आपने बताई है, उसमें शिपिंग बिल नंबर जो बताया है, कोड जो बताया है, वो सारे सही हो और मैच हो। क्योंकि इनके आईसीएस वाले प्लेटफॉर्म से भी एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, जहां से वो वाली चीजों को आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो माल है वो वहां से शिपमेंट में लोड हो गया नहीं लोड हो गया, या फिर वो डिलीवर होने के लिए निकल गया नहीं निकल गया। अगर कभी कभी उसको जैसे 1 महीना लगता है डिलीवर होने में, डिलीवर होने के बाद आपको उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ आपका जो माल है वो डिलीवर हो चुका है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको शिपिंग बिल के थ्रू जो है वो आपको मिल जाएगी। ये था विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। लेकिन कुछ गुड्स जो होते हैं, वो गुड्स जो होते हैं उनके ऊपर जो है आपका विद पेमेंट ऑफ टैक्स होता है। सपोज आपने 12 तारीख का इनवॉइस बनाया 12 तारीख को, ठीक है ना। कोड आपने तो वही डाल दिए जो मैंने पहले लिया था, ये वाला, ये कोड आप जरूर चेक कर लीजिएगा जब आप शिपिंग बिल आपकी जब आपके शिपिंग बिल आएगा, ठीक है। शिपिंग बिल इंफॉर्मेशन में मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। डेट जो है 12 तारीख की लिए तो मैं इस बारी 18 की ले रहा हूँ। टोटल इनवॉइस वैल्यू इस बारी 1 लाख रुपए है, ठीक है। 1 लाख रुपए में यहाँ पे जो अपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, अगर आप टैक्स भर रहे हैं तो यहाँ पे विद पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। इसके अंदर जब आप 5% सेल करेंगे अपने गुड्स को तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए के ऊपर 5% जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा इसके अंदर। तो आपको ये टैक्स जो है अपनी इस रिटर्न के अंदर तो भरना ही होगा, आप इसको एग्जाम्प्ट में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है ना। आप पहले इस टैक्स को भरेंगे और उसके बाद आप रिफंड के लिए जो है अपनी फाइल लगाएंगे जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है ना। इसको मैंने सेव कर दिया। अगर आप ये चीज चेक करेंगे कि यहाँ पे देखिए एक में टैक्स लगा हुआ है और एक में टैक्स नहीं लगा हुआ है, तो जिसमें टैक्स लगा हुआ है तो इसमें तो आपको जो है और जो टैक्स है वो आपको जीएसटी के रिटर्न में वो आपको भरना ही होगा, ठीक है। सर, हाँ जी, अगर जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई व्यक्ति जीएसटी पे काम करता है जी, उसके लिए 2 चीजें होती है, या तो टैक्स देगा या तो नहीं देगा। हाँ, वो टैक्स देगा या तो नहीं देगा। और अगर इसको मैं दूसरे नजरिए से देखूं कि जो रेगुलर और कंपोजिशन पे जो लोग जाते हैं तो रेगुलर वाला ITC क्लेम करता है, बट कंपोजिशन वाला 1% जीएसटी का पे करता है टोटल का। हाँ, उसमें ऐसे ही होता है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या ऐसा होता है कि विदाउट टैक्स का हम ऑप्शन जो ऑप्ट करते हैं तो उसमें क्या हमको टैक्स अलग से देना पड़ेगा? विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको टैक्स नहीं देना होगा ना। बिल्कुल लिखी हुई तरीके से। तो यही चूज करना ठीक है सर, फालतू में दूसरा क्यों करना है? नहीं, देखिए ये जो ऑप्शंस हैं ये आप अपने HSN नंबर के अकॉर्डिंग ही चूज कर सकते हैं। आपका जो गुड्स है उसके जो HSN नंबर होगा तो कहीं HSN नंबर जो है जिनके अंदर रिक्वायरमेंट है कि आप पहले ही जो है टैक्स का पैसा जमा करवा दीजिए, ठीक है ना, फिर बाद में आप उसका रिफंड ले लीजिए। लेकिन कहीं HSN नंबर है जिनके आप विदाउट पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइसेस भी बना सकते हैं। सर इसके लिए LUT फॉर्म सबमिट होता है, देन उसके ऊपर आपका टैक्स और ये क्या नाम विद टैक्स और विदाउट टैक्स वाला ऑप्शन है। हाँ, वो उसके अंदर ही आपको वो चीजें पता लगेंगी, एक्सेप्शन कोड के अगेंस्ट भी आपको वो चीजें पता लगेंगी। तो जो भी टैक्स भर रहे हैं एक्सपोर्ट के अगेंस्ट, तो आपको याद रखना है ये टैक्स आपको उस वक्त रिटर्न में भरना ही भरना है। लेकिन पार्टी जो है बाहर वाली जो पार्टी है वो आपको 1 लाख रुपए ही देगी, वो ये 50-5,000 रुपए नहीं देगी, और ना ही आप उनसे मांग सकते हैं। क्योंकि आप अगर उनके अगेंस्ट कोई फाइलिंग कर रहे हैं तो उनका कोई रजिस्ट्री नंबर तो यहाँ पे है ही नहीं एक्सपोर्ट का, या फिर उस पार्टी का कोई नाम तो यहाँ पे आया ही नहीं। जब हम एक्सपोर्ट की इनवॉइस की डिटेल भर रहे थे तो यहाँ पे किसी पार्टी को उस पार्टी का नाम तो आया ही नहीं, ना उसका कोई बाहर की कंट्री का कोई रेफरेंस आया या जीएसटी नंबर आया है, वो सारी चीजें इसके अंदर नहीं आती है। वो सारी चीजें जो है वो शिपिंग बिल इंफॉर्मेशन जो होती है, बिल ऑफ एंट्री जो होती है, उसके अंदर वो अपलोड हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली वहां पे चीजें जो होती है वो बन जाती है। तो ये आपका ITC जो अगर आप 5,000 रुपए भर रहे हैं तो ये ITC तो उसको मिलने से रहा, वो तो उसको मिलेगा ही नहीं, ये गवर्नमेंट के पास ही रह जाता है। तो आपको बाद में क्या करना है,
आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक फाइल बना के जीएसटी डिपार्टमेंट में आपको सबमिट करनी होगी कि हमें इन पार्टीज के अगेंस्ट 5% या 18% जो भी टैक्स रेट था उसके अगेंस्ट टैक्स हमने जमा करवाया हुआ, चालान की रिसिप्ट भी लगानी होगी। तब जीएसटी डिपार्टमेंट वाले ऑडिट करके आपको वो पैसा जो है रिफंड करेंगे। ठीक है, तो ये अगर मैं किसी आईटी कंट्री में सपोज करता हूँ, चाइना हमारे बगल की कंट्री है और हम किसी अदर कंट्री को दे रहे हैं, हमारे पाकिस्तान को दे रहे हैं, हाँ उस कंट्री से जो इम्पोर्ट हमने किया है उसे एक्सटेंट हमको देखना पड़ेगा कि हमारे कंट्री पे इस एचएसएन पे क्या जीएसटी रेट लग रहा है। हाँ, वो आपको सारा चेक करना पड़ेगा। वो आपकी जो आधा काम है वो शिपिंग बिल डिपार्टमेंट जो है आपका पोर्ट वाला जो डिपार्टमेंट है वही कर देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कहीं गलती कर भी रहे हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट क्लियरिंग वाले जो होते हैं वो जब बिल ऑफ एंट्री बनाते हैं तो बिल ऑफ एंट्री में ही वो आपको रिजेक्ट कर देंगे आपके माल को। अगर उससे कोई भी आपने कोई गलती कर रखी है, डाउट कर रखा है, इनवॉइस गलत बनाया हुआ है या फिर ईवे बिल नहीं बनाया है, तो वो सारी चीजें जो है अगर आपने उनको नहीं प्रोवाइड करी तो आपका माल एक्सपोर्ट पे नहीं जाएगा, आपका माल वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो आपको सारी डॉक्यूमेंट जो है वो पहले सबमिट करने पड़ेंगे, तभी आपको शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री जो वो मिलेगा वहाँ पे कि हाँ आपके पास सही में जो है परचेज ऑर्डर आया है उस पार्टी की तरफ से। ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। इसमें चीज और ये सवाल था कि जैसे कि हमने एक्सपोर्ट किया दूसरी कंट्री को, हमारी सपोज पाकिस्तान में, तो हमने ऑर्डर वहाँ से प्लेस हुआ, हमने वहाँ से अपना पीओ बना के भेजा है। अब उस कंट्री से सामने वाला व्यक्ति वेरीफाई करके कि हाँ ठीक है आपने जो अमाउंट दिया है पूरा एक्सपेंस बना के वो स्टेट है लगी है, हम काम कर लेंगे। और सामने वाला व्यक्ति हमें कंडीशन में लिखते हैं कि आपको 50% अमाउंट एडवांस से पेमेंट करना रहेगा। हाँ, सामने वाले ने अगर हम 1 लाख का माल हमें देना है, सामने वाले ने 50% हमको माल दे दिया, बट वो बिल बनवा रहा है 2 महीने बाद या 3 महीने बाद बन रहा है हमारा, हमारा टाइम लग रहा है। तो उस कंडीशन में क्या आपको 50,000 का भी जीएसटी पे टैक्स शो करना रहता है? हाँ, वो भी करना पड़ेगा अगर आपका विद पेमेंट ऑफ टैक्स है तो। दिल्ली के सुल्तान, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी कहाँ आएगा वो, अभी आप पॉइंट है वो भी आगे आने वाला है। ठीक है ना। फिलहाल के लिए जो है वो यही था। एक्सपोर्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकता है। एक्सपोर्ट का इनवॉइस अगर बनाने में या फिर रिटर्न भरने में अगर वैसे बहुत इजी है, कुछ ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। आपको जो सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, आपका इनवॉइस आपके रिकॉर्ड में बन जाएगा, लेकिन जो पोर्ट कोड है और जो शिपिंग बिल नंबर है वो आपका इसी रेफरेंस के साथ मैच होना चाहिए। अगर आप कोई और पोर्ट कोड और कोई शिपिंग बिल पर डाल देते हैं और वो इसके साथ मैच नहीं होता है तब आप दिक्कत में आ सकते हैं या फिर आपके ऊपर कोई ऑडिट जो है वो वाला केस लग सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप रिटर्न भर रहे होंगे तो आपको ये चीजें जो है वो सही भरनी है। देखिए जरूरी नहीं है कि आपने आज एक्सपोर्ट करा है तो आपने इसी महीने रिटर्न भरनी है। आप एक्सपोर्ट की जो रिटर्न है वो अगले महीने भी भर सकते हैं अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कभी कभी ऐसा होता है कि माल अटक जाता है या कस्टम ड्यूटी वाले क्लियरिंग में नहीं दे रहे होते हैं तो उसको कभी कभी 1 महीना लग जाता है प्रोसेस में। तो जब भी आपके पास आएगा तो वो आपने यहाँ पे वो सही इन्फॉर्मेशन भरनी, ठीक है, क्योंकि इसमें टैक्स तो लगता नहीं है। आधे से ज्यादा मुझे टैक्स लगता है, जिनमें लगता है, लेकिन वो सही इन्फॉर्मेशन भरे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर गलत इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो रिफंड मिलने में उनको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। ठीक है, अब हम आते हैं आगे नील रिलेटेड सप्लाईज जो है हमारा 8 कॉलम 8A 8B 8C। देखिए नील रिलेटेड सप्लाईज क्या होती है? नील रिलेटेड सप्लाईज वो होती है कि जो भी माल आप जो भी गुड्स है या जो भी सर्विसेज है जब आप किसी को बेच रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स का जो रेट है वो ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है ना, उस पर टैक्स रेट तो लगेगा ही नहीं लगेगा। ठीक है ना, आप चाहे आप उसको रजिस्टर्ड पार्टी को बेच रहे हैं चाहे अनरजिस्टर्ड पार्टी को बेच रहे हैं तो उस पर टैक्स का जो रेट है वो 0 लगेगा, उस पर टैक्स रेट कैलकुलेट होता ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि जो नील रिलेटेड वाली जो पार्टीज होती है या रिलेटेड वाली जो आइटम्स होती हैं कौन कौन सी होती है? देखिए यहाँ पे 3 कॉलम आ रहे हैं, एक है नील रिलेटेड सप्लाईज, एक है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज और एक है नॉन जीएसटी सप्लाईज। ठीक है ना, तो नील रिलेटेड में कौन कौन से गुड्स जो है वो आ जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो है आपके लिस्ट ऑफ जीएसटी एग्जेम्पशंस हैं।
गुड्स वाली, यानी कि ये जो जितने भी सामान है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर लिंक कर रहे हैं, आपका जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड हुआ है और इनमें आप काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर जो है जीएसटी एग्जम्प्ट है, ठीक है ना, इसके ऊपर एग्जम्प्ट है। अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है मगर आप कॉफी बेच रहे हैं, व्हीट आटा बेच रहे हैं, राइस बेच रहे हैं, शुगर बेच रहे हैं, तो इसके अंदर जीएसटी एग्जम्प्ट है। लेकिन आपको जीएसटी की रिटर्न के अंदर आपने माल की टोटल सेल तो यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। सपोज आपने किसी को मिनरल वाटर बेचा, ठीक है ना, मिनरल वाटर पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब आप रिटर्न भर रहे होंगे, आपके पास जीएसटी नंबर जब होगा, अगर आपकी जीएसटी नंबर की जो टर्नओवर है वो ऑडिट वाले केस में आती है, तब आपने एग्जम्प्ट के अंदर रिलेटेड में यहाँ पे उसको वैल्यू को दिखा देना है। सपोज आपने 1 लाख रुपए का अगर माल बेचा है मिनरल वाटर का, तो आपने 1 लाख रुपए जो है वो यहाँ दिखा देना है आपने, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 4 कॉलम्स आ रहे हैं, ये चारों कॉलम्स में कैसे दिखाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जेम्प्टेड वाला है तो वो तो आपने इसी के अंदर दिखाना है, इसी रो के अंदर दिखाना है। चारों में से किस में दिखाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। देखिए इंट्रा का मतलब होता है लोकल, विद इन द स्टेट वाले। विद इन द स्टेट अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट गुड बेचे हैं, ठीक है ना, किसी भी पार्टी को जिसके पास जीएसटी नंबर है उसको आपने मिनरल वाटर बेचा है, तो वो वाला अगर सेल जो है वो सेल जो है वो आपने इसमें दिखाना है इंट्रा स्टेट के अंदर। अगर वो लोकल है, ठीक है ना, अगर वो लोकल पार्टी है और रजिस्टर्ड पार्टी जीएसटी वाली पार्टी है, तब आपकी उसकी जो सेल है वो आपने यहाँ पे दिखानी है एग्जेम्प्टेड के अंदर 1 लाख के अंदर, ठीक है। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तब आपने उसको यहाँ पे दिखाना है इंट्रा स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी जीएसटी नंबर नहीं है लेकिन लोकल बंदा है, तो तब आपने उसको यहाँ पे दिखाना है। आपके गुड्स एग्जेम्प्ट हैं तो इसलिए आपने उसको यहाँ पे दिखाना है। तब आप B2B और B2C नहीं यूज करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तब आपने रिलेटेड एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई जो है इस कॉलम में अपनी सेल्स आपने हमेशा दिखानी है, ठीक है। फिर है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब ये होता है कि वो लोकल सेल नहीं है, वो विद इन द स्टेट सेल नहीं है, वो आउटसाइड द स्टेट सेल है। तो अगर आपने किसी पार्टी आउटसाइड द स्टेट को सामान बेचा है, मिनरल वाटर बेचा है और वो रजिस्टर्ड पार्टी भी है, ठीक है ना, तब आपने उसको यहाँ पे दिखा देना है इस कॉलम में। और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तब आपने उसको यहाँ पे दिखा देना अनरजिस्टर्ड में, ठीक है ना। ये जो दोनों कॉलम्स हैं वो आउटसाइड द स्टेट वालों के लिए है और ये वाला जो कॉलम है वो विद इन द स्टेट वालों के लिए। सपोज आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी को सप्लाई करी है इंट्रा स्टेट, ठीक है ना, 1 लाख रुपए की यहाँ पे मिनरल वाटर की, तब आपने उसको यहाँ पे दिखाना है एग्जेम्प्टेड के अंदर, ठीक है ना। बाहर की पार्टी है, आउटसाइड द स्टेट की पार्टी है, लेकिन उसके बाद जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन आपने मिनरल वाटर बेचा है तो एग्जेम्प्टेड है, तो आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे दिखा देना। देखिए आप यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। B2C लार्ज वाले जो इनवॉइसेस होते हैं, B2C लार्ज वाले इनवॉइसेस में 1 लाख की सेल जब मैंने आपको बताया था वो क्या था कि उस पार्टी भी जो है वो बाहर की पार्टी होती है, ठीक है ना, वो पार्टी जो है वो बाहर की होती है, मतलब आउटसाइड द स्टेट वाली पार्टी होती है। तो हम 1 लाख रुपए वाले जो इनवॉइसेस हैं वो यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है ना, B2C लार्ज के अंदर यहाँ पे दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग टैक्स भी लगाते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और टैक्स जो लगता है वो हमेशा ऐसे गुड्स पे लगता है जिनके ऊपर टैक्स रेट 0% नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी गुड्स 0% वाले नहीं है उनके अगर B2C वाला है, अगर केस है आउटसाइड द पार्टी वाला, तब तो यहाँ पे दिखाएंगे। लेकिन अगर 0% वाला केस है तब आप उसको रिलेटेड में दिखाएंगे, ठीक है। ये था एग्जेम्प्टेड वाला। अब मैं आपको दिखा देता हूँ और कौन कौन सी चीजें जो है मैंने एक बार पहले भी बताया हुआ है, मैं एक बार और बता देता हूँ। एग्जेम्प्ट सप्लाई जो होगी वो सारी ये होगी, ऐसे मिल्क हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, हेल्थ केयर हो गए, ठीक है। रिलेटेड सप्लाई जो होती है, रिलेटेड सप्लाई जो है वो होगी फार्मास्यूटिकल्स या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये वाली जो चीजें होगी ये इसके अंदर रिलेटेड वाले में आ जाता है। इसके अंदर जो भी आप गुड्स बेच रहे हैं वो 0% ही है, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ कैटेगरी इसकी अलग है। देखा जाए तो ये तीनों ही 0% है, लेकिन इन तीनों की सिर्फ कैटेगरी उन्होंने बना रखी है। किसी को कोई रिलेटेड कहता है, किसी को एग्जेम्प्ट कहता है, किसी को नॉन जीएसटी कहता है। तो अगर आप दवाइयों का काम कर रहे हैं, दवाइयां आप बेच रहे हैं, तो दवाइयों में अगर आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी को भी सामान बेचते हैं तब आप उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, जीएसटी उस पर नहीं लगाएंगे,
ठीक है ना, आप उसको विदाउट जीएसटी उसको बिल बना के देंगे। तब अगर आपकी सेल जो जीएसटी वाली जो है जब आपने दिखानी है रिटर्न भरते वक्त, तब आपने कहाँ दिखानी है, वो नील लिटरेट के, तब आपने उसको दिखाना है नील लिटरेट के अंदर। सपोज आपने लोकल सेल करी रजिस्टर्ड पार्टी को दवाइयों वाली, ठीक है ना, 1 लाख रुपए की, तब आपने उसको कहाँ दिखा देना है, इंटरेस्ट रेट है तो यहाँ पे दिखा देना है उसको नील लिटरेट के अंदर। लेकिन अगर आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी को भी करी है, जैसे हमारे कंज्यूमर्स होते हैं तो जब दवाइयाँ बिकती हैं तो कंज्यूमर्स जो होते हैं नॉर्मली बिल नहीं मांगते हैं, लेकिन उनको एक बिल तो काटना ही होता है एट द एंड ऑफ द डे कि हमने इतने कंज्यूमर्स को बिल काटे हैं। तो अगर आपने अनरजिस्टर्ड को भी बेचा है तो अब आपने उसको यहाँ पे दिखाना है। सपोज आपने 1 लाख रुपए की मेडिकल दवाइयाँ बेची हैं, तो अब आपने यहाँ पे दिखाना है नील लिटरेट सप्लाईज के अंदर। इसके अंदर जीएसटी एप्लीकेबल है मगर वो 0% है, ठीक है ना, इसमें जीएसटी एप्लीकेबल है मगर 0% है, तो इसलिए इस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, तब आपने यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है ना। ये चारों कॉलम तो मैंने आपको बता ही दिए। नील लिटरेट में जो चीजें आ जाती है वो ये आ जाती है फार्मास्यूटिकल्स वाली। अब हम आगे आ जाते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड भी सेम ही होती है, नील रेटेड कह लो या जीरो रेटेड कह लो, दोनों चीजें जो है वो सेम ही होती है। बस जीरो रेटेड के अंदर जो माल होता है वो फॉरेन में जाता है, फर्क कुछ नहीं है, वो फॉरेन के अंदर जाता है। तो फॉरेन में तो नहीं बेच रहे हैं, तो आप लोकली बेच रहे हैं। फॉरेन में अगर आप बेच रहे होते तो आप एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाते, ठीक है ना। तो ये जीरो रेटेड, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर है नॉन जीएसटी सप्लाई। नॉन जीएसटी सप्लाई जो होती है जिनके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। सपोज अगर आप कोई भी ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो वो जो सामान होते हैं वो नॉन जीएसटी सप्लाई होती है, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, भले कि 0% वाला रेट भी एप्लीकेबल नहीं है उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर लगेगा ही नहीं जीएसटी, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, स्टैम्प ड्यूटीज होगी, ठीक है ना, ये सारी जो चीजें होगी वो नॉन जीएसटी सप्लाई वाली होगी। सपोज अगर आप पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरवाते हैं तो जो भी आपको बिल मिलता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा होता, वो विदाउट जीएसटी वाला मिलता है। लेकिन पेट्रोल पंप को अपनी रिटर्न जो है वो भरनी होती है, वो रिटर्न जब भरेगा तब वो उसको कहाँ दिखाएगा, वो दिखाएगा नॉन जीएसटी सप्लाईज के अंदर, ठीक है ना। उसके ऊपर टैक्स तो नहीं लगना है। सपोज इसने 1 लाख रुपए का पेट्रोल बेचा, ठीक है ना, उसके ऊपर टैक्स तो नहीं लगना है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, उसका जो HSN है, उस HSN के अगेंस्ट जो वो सप्लाई है, वो जो गुड्स है, वो नॉन जीएसटी सप्लाईज के अंदर आता है, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी का रेट जो है वो एप्लीकेबल है ही नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो वो इसलिए जो है वो यहाँ पे नॉन जीएसटी में दिखा देगा। अगर वो इंटरस्टेट किसी पार्टी को दिया है, उसने सामान दिया है, पेट्रोल भी दिया है उसको, तो वो इंटरस्टेट जो है वो यहाँ दिखा देगा। अगर इंटरस्टेट दिया है तो वो उसको यहाँ दिखा देगा, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हेलो, हाँ जी सर, तो थोड़ा सा समझ में आया, नील रेटेड सप्लाई किसको काटना है सर? देखिए, नील रेटेड सप्लाईज वो होती है कि अगर आप कोई सपोज माल बेच रहे हैं, जैसे दवाइयाँ बेच रहे हैं, आप कोई केमिस्ट्री दुकान अगर आते हैं, तो आप केमिस्ट्री दुकान जो होती है वो हमेशा रजिस्टर्ड पार्टीज को भी सप्लाई करती है और कंज्यूमर्स को भी सप्लाई करती है वो, ओके, ठीक है ना। क्योंकि लोकल लोग जाते हैं वो भी खरीदने आते हैं केमिस्ट्री दुकान से दवाई लेने, और कभी कभी पूरा का पूरा माल जो होता है वो किसी रजिस्टर्ड पार्टी यानी कि जिनके रजिस्टर्ड नंबर है उनके पास भी जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो जितने भी गुड्स होते हैं उनके ऊपर जीएसटी का जो रेट है वो 0% है, ठीक है ना। 0% का मतलब यही है कि वो नील रेटेड है, वो नील रेटेड है। और तब आपने वो वाली सप्लाई जो है यहाँ पे दिखानी। एग्जाम्प्ट में जो है, एग्जाम्प्ट के अंदर वो वाली सप्लाईज आएंगी जो जिनके ऊपर 0% भी मतलब नहीं है, उसके अंदर एग्जाम्प्ट हो जाता है वो। वैसे आप नॉर्मली में अगर आप समझे तो 0% ही है, लेकिन उन सप्लाईज को रिलेटेड ना बोल के एग्जाम्प्ट बोला जाता है। सपोज अगर आप चीनी बेच रहे हैं या फिर कोई सब्जियों का सामान बेच रहे हैं या फिर आप कोई शुगर बेच रहे हैं, तो ये जो चीजें होती हैं इनके ऊपर जीएसटी है लेकिन वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना। जीएसटी के अंदर वो कैटेगरीज में आते हैं लेकिन एग्जाम्प्ट के अंदर आते हैं। तो इसमें भी आप सिंपल वे में अगर आप समझे तो 0% में ही आते हैं, लेकिन आपका गुड्स के अगेंस्ट, आपका जो HSN के अगेंस्ट वो एग्जेम्प्टेड के अंदर आया, तब आपने उसको जो है वो इस कॉलम में दिखाने हैं। ओके, हेलो, ठीक है, एग्जेम्प्टेड के अंदर। और अगर नॉन जीएसटी वाला है तो हेलो, यहाँ दिखाना है। जी समझ गया सर। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर ये सर्विसेज के ऊपर पूछना था मेरे हाँ को। जी बोलिए। जैसे
ट्यूशन सेंटर वगैरह जैसे कोई चला रहा है तो उनका भी क्या एग्जाम्पटेड में आएगा क्या सर? जैसे सेकेंडरी स्कूल हो गए, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह। हाँ सर, जो ट्यूशन सेंटर नहीं होते सर, तो जैसे उन्होंने जीएसटी दिया हुआ तो उनका अनरजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइस काट के दे रहे हैं, मतलब बिल बना के दे रहे हैं, तो उनका सर्विस वगैरह हाँ उनका भी जो है वो एग्जेम्प्टेड के अंदर ही आएगा, वो रिलेटेड में नहीं आएगा। अच्छा, वो एग्जेम्प्टेड नहीं करना अपने को, वो सर्विस हो जाएगा ना। हाँ वो सर्विसेज जो है वो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज हो जाती है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ जीएसटी की एग्जेम्प्टेड सर्विसेज कौन कौन सी होती है। ये देखिए एग्रीकल्चर सर्विसेज आ गई, गवर्नमेंट सर्विसेज आ गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आ गई, जुडिशियल सर्विसेज आ गई, एजुकेशनल सर्विसेज आ गई, मेडिकल सर्विसेज भी आ गई हैं। इसमें डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेडिकल कराते हैं, दवाइयाँ जो है वो मेडिकल सर्विसेज में नहीं आती है, कोई बता रहा हूँ। और कोई ऑर्गेनाइजेशनल है और अदर सर्विसेज है, वो सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाती है। लेकिन अगर आप जीएसटी काट रहे हैं, जीएसटी के अंदर आप आते हैं, तो आपने एग्जेम्पशन के अंदर आपने उसको फाइल जरूर करना है अपने रिटर्न को। जो एग्जेम्प्टेड वाला कॉलम है वो ये वाला कॉलम है, एग्जेम्प्टेड के अंदर उसको फाइल जरूर करना है। सर्विसेज देती है हाँ जी, तो वो तो सर जीएसटी रजिस्टर्ड होगी, बट अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन सर्विस प्रोवाइड करता है तो फिर कौन कौन से प्रोवाइड करता है? अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन सर्विसेज देता है एग्जेम्प्टेड वाली जी, तो उसमें कौन से पर्सन है जो रजिस्टर्ड होंगे जीएसटी पे, वो दे सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे देखिए एडवोकेट्स आ गए, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन वाले आ गए, एजुकेशनल वाले आ गए, मेडिकल सर्विसेज वाले आ गए, यानी कि डॉक्टर्स वगैरह हो गए, वकील हो गए, जैसे कोई फ्रेट वगैरह चलाता है ट्रांसपोर्टेशन वाले हो गए, कोई स्कूल्स वगैरह चलाता है अगर एजुकेशन वाले, वो सारे आ गए, टीचर्स वगैरह आ गए। गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड अगर किसी का कोई काम चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट वाले बेस पे, तो वो भी जो है आपका उसके अंदर एग्जेम्पशन वाली सर्विसेज में आ जाएगा। जैसे पोस्टल सर्विसेज होती हैं या फिर कोई डाकिया हो गया, जैसे ये वाली चीजें होगी। तो ये जो चीजें हैं वो आपने अपनी जीएसटी नंबर में जब आप रजिस्टर्ड कर रहे होंगे, तो जो आप वहाँ पे सर्विसेज सेलेक्ट करोगे वहाँ पे आपके पास एचएसएन नंबर आएगा, तो उसके केस आपको जरूर चेक करना है वो एग्जेम्पशन में है या नॉन जीएसटी के अंदर। जैसे कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तो मैं क्या कुछ सर्विस पे मैं खुद का ऑफिस खोल रखा है, मैं जीएसटी का रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट मैं क्लाइंट को अपनी सर्विस को दे रहा हूँ, तो क्या मैं उनको जीएसटी का बिल दे सकता हूँ? हाँ आप तो दोगे, आप एग्जेम्प्टेड में नहीं आते हैं ना, जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो एग्जेम्प्टेड में नहीं आते हैं। अच्छा, मैं कोई कह रहा हूँ कि वो एग्जेम्प्टेड में नहीं आते हैं, सीए वाली जितनी भी सर्विसेज हैं वो जो है वो एग्जेम्प्टेड के अंदर नहीं आती है, आपको जीएसटी का बिल ही देना पड़ेगा उनको। अच्छा, तो हम भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मैं सीए नहीं वकील ना कोई डॉक्टर हूँ। हाँ, तो आप मतलब तीनों का अलग अलग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर अगर आप एक ही जीएसटी में तीनों सर्विसेज देना चाहते हैं तो तीनों सर्विसेज के आपने तीनों एचएसएन नंबर अलग से मेंशन जरूर कर देने कि हम डॉक्टर्स के भी सर्विसेज देते हैं, हम एजुकेशन वाली भी देते हैं, हम अकाउंटेंट वाली भी देते हैं, और वकील वाली भी देते हैं। तो जब भी आप कोई इनवॉइस रेज करेंगे तो आपने एचएसएन नंबर वही वाला यूज करना है ना फिर, ठीक है, क्योंकि तीनों के एचएसएन नंबर ये चारों के अलग ही अलग होंगे ना वो, तो इसलिए ठीक है। और किसी क्वेश्चन इसके अंदर किसी को अगर नहीं क्लियर हुआ हो, रिलेटेड वाला, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी वाला? सर अभी जो आप एक वो दिखाए थे पेज, उसमें डिस्कशन लिखा हुआ है 40 लाख से नीचे वाला भी जिसका टर्नओवर है वो भी इसको नील कर सकता है क्या? जैसे यहाँ पे ये जस्टिस सर्विसेज में है। हाँ ये तो है ही है, वो रिलेटेड नहीं करेगा ना जुडिशियल वाला, तो या फिर रिवर्स चार्ज में बढ़ता है ये, रिवर्स चार्ज वाला पॉइंट भी आएगा, रिवर्स चार्ज में भी बढ़ सकता है वो, जो भी जैसे वकील होते हैं, जुडिशियल सर्विसेज वाले होते हैं ना, वो जीएसटी नंबर उनके पास होगा, जीएसटी नंबर से वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो रिटर्न जो है अगर उन्होंने जीएसटी भरना है, अगर वो जीएसटी मिल गया है, अगर उन्होंने जीएसटी भरना है तो वो भी भर सकते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर वो जीएसटी वाले के अंदर नहीं आना चाहते, वो वाली चीजों को हैंडल नहीं करना चाहते, तो वो क्या करेंगे, वो अपना इनवॉइस जो है एग्जेम्प्टेड के अंदर काट देंगे, ठीक है ना, एग्जेम्प्ट के अंदर काट देंगे। और अगर उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में भरवाना है तो उसमें रिवर्स चार्ज की जो ऑप्शन आती है इनवॉइस बनाते वक्त, तो इनवॉइस के अंदर रिवर्स चार्ज वाले ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, तब उस केस में क्या होगा कि रिवर्स चार्ज के अंदर वो इनवॉइस जो है चला जाएगा
एटलीस्ट उसको तो नहीं भरना पड़ेगा, उस वकील को या उसको जुडिशियल वालों को तो नहीं भरना होगा, जिसको बिल काट के दी है उसको भरना होगा रिवर्स चार्ज में जीएसटी। कि फिर क्या करना ठीक है, वो रिवर्स चार्ज वाला पॉइंट अभी आगे आएगा तो मैं उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है सर, ओके चलो। ठीक है, ये था हमारा 8th वाला कॉलम, रिलेटेड एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाईज वाला। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉलम में। देखिए हमने 1 2 3 4 5 यहाँ तक कॉलम कर लिए हैं। यहाँ तक क्या हो रहा था, अभी तक सिर्फ इनवॉइसेस बन रहे थे। ठीक है ना, इनवॉइसेस की सिर्फ कैटेगरी सी, कोई रजिस्टर्ड पार्टी है, कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी है, कोई रिलेटेड वाली पार्टी है, कोई एक्सपोर्ट वाली है, तो वो चीजें चल रही थी। यहाँ पे आप कोई जो भी इनवॉइस अपलोड करते हैं, यहाँ पे आपकी भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन अब हम आते हैं जब आप कोई गलती वाकई कर रहे हैं। ठीक है ना, ये 9B जो है ये होता है क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड। क्रेडिट नोट डेबिट नोट का मतलब ही यही है कि अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो उस गलती को रेक्टिफाई जब आप करते हैं तो वो रेक्टिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे बतानी है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स। ठीक है, तो वो आप बेसिकली गलती क्या हो सकती है, सपोज आपने किसी पार्टी को 1 लाख रुपए का बिल काट के दे दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बारी। सपोज आपने किसी पार्टी को 1 लाख रुपए का बिल काट के दे दिया, वो भले से रजिस्टर्ड पार्टी हो या अनरजिस्टर्ड पार्टी हो, 5% के अकॉर्डिंग 18 ले लेता हूँ इस बारी में। ठीक है, अब इसमें 18,000 रुपए टैक्स हो जाएगा जो आपने उस पार्टी को लगा के दिया होगा। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,18,000 रुपए। ठीक है ना, लेकिन बाद में आपको ये बात पता चला कि ये इनवॉइस जो है वो 1 लाख का तो होना ही नहीं था, वो इनवॉइस जो है वो 50,000 का होना था। ठीक है ना, आपने गलती से उसको 1 लाख रुपए कर दिए, तो 50,000 का जब इनवॉइस होना था तो उसके ऊपर एक्चुअली में इफेक्ट क्या आता है, तो यही आता है 18% के हिसाब से 59,000। तो यहाँ पे जो आपने गलती कर दी है वो गलती क्या करती है कि आपने एक तो आपने ये वाले जो इनवॉइस है वो गलत बना दिया। ठीक है ना, उस पर टैक्स भी जो है वो भी ज्यादा चार्ज कर लिया। ठीक है ना, तो इनवॉइस सही जो बनना चाहिए था वो कितना बनना चाहिए था, ये 50,000 वाला, ये वाला जो है वो रॉन्ग बन गया है, ये वाला जो है वो राइट बन गया है। ठीक है ना, देखिए अब इसके अंदर कंडीशन क्या है कि अगर आपने गलती कर दी है, सपोज ये आपने बनाया था 1 अगस्त को, ठीक है, और आपको ये बात पता चली कि इनवॉइस गलत बन गया है, वो आपको पता चली है 5 अगस्त को या 10 अगस्त को। ठीक है ना, तब आप उसमें क्या करोगे? हाँ भले मैं भी कह रहा हूँ जितनी मर्जी दिन बाद ले लो आप चाहे। ठीक है ना, लेकिन आपको सेम डे नहीं पता चला, आपको 2 दिन 3 दिन या 1 महीना 2 महीने 3 महीने बाद पता चला कि आपका इनवॉइस जो है वो गलत बन गया है वो। ठीक है ना, तब आप क्या करोगे, तब आप उस इनवॉइस को तो ठीक कर नहीं सकते। ठीक है ना, अगर आपकी सीरीज चल रही है, सपोज 1 2 3 4 ऐसे करके सीरीज चल रही है, तब आप उसको तो ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको ठीक करोगे तो आपकी रिटर्न की में भी शायद गलत हो सके, अगर आप 2-3 महीने बाद ठीक कर रहे हो तो। ठीक है ना, और अगर आपने ई-वे बिल काट लिया, ठीक है ना, एक कंडीशन और भी होती है ई-वे बिल वाली, 5,000 रुपए नहीं देगी और ना ही आप उनसे मांग सकते हैं, क्योंकि आप अगर उनके अगेंस्ट कोई फाइटिंग कर रहे हैं तो उनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर तो यहाँ पे है ही नहीं एक्सपोर्ट का, या फिर उस पार्टी का कोई नाम तो यहाँ पे आया ही नहीं। जब हम एक्सपोर्ट की इनवॉइस की डिटेल भर रहे थे तो यहाँ पे किसी पार्टी को उस पार्टी का नाम तो आया ही नहीं, ना ही उसका कोई बाहर की कंट्री का कोई रेफरेंस आया या जीएसटी नंबर आया है, वो सारी चीजें इसके अंदर नहीं आती है। वो सारी चीजें जो है वो शिपिंग बिल इंफॉर्मेशन जो होती है, बिल ऑफ एंट्री जो होती है, उसके अंदर वो अपलोड हो जाती है, ऑटोमेटिकली वहां पे चीजें जो होती हैं वो बन जाती है। तो ये आपका आईटीसी जो अगर आप 5,000 रुपए भर रहे हैं तो ये आईटीसी तो उसको मिलने से रहा, वो तो उसको मिलेगा ही नहीं, ये गवर्नमेंट के पास ही रह जाता है। तो आपको बाद में क्या करना है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक फाइल बना के जीएसटी डिपार्टमेंट में आपको सबमिट करनी होगी कि हमें इन पार्टीज के अगेंस्ट 5% या 18% जो भी टैक्स रेट था उसके अगेंस्ट टैक्स हमने जमा करवाया हुआ, चालान की रिसिप्ट लगानी होगी, तब जीएसटी डिपार्टमेंट वाले ऑडिट करके आपको वो पैसा जो है रिफंड करेंगे। ठीक है, तो ये किसी आईटी कंट्री में सपोज करता हूँ चाइना हमारे बगल की कंट्री है,
और हम किसी अदर कंट्री को दे रहे हैं, हमारे पाकिस्तान को दे रहे हैं, हाँ उस कंट्री से जो इम्पोर्ट हमने किया है उसे एचएसएन सबको देखना पड़ेगा कि हमारे कंट्री पे इस एचएसएन पे क्या जीएसटी रेट लग रहा है। हाँ, वो आपको सारा चेक करना पड़ेगा। वो आपकी जो आधा काम है वो शिपिंग बिल डिपार्टमेंट जो है, आपका पोर्ट वाला जो डिपार्टमेंट है वही कर देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कहीं गलती कर भी रहे हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट क्लियरिंग वाले जो होते हैं वो जब बिल ऑफ एंट्री बनाते हैं तो बिल ऑफ एंट्री में ही वो आपको रिजेक्ट कर देंगे आपके माल को। अगर उसमें कोई भी आपने कोई गलती कर रखी है, डाउट कर रखा है, इनवॉइस गलत बनाया हुआ है या फिर ईवे बिल नहीं बनाया है, तो वो सारी चीजें जो है अगर आपने उनको नहीं प्रोवाइड करी तो आपका माल एक्सपोर्ट पे नहीं जाएगा, आपका माल वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो आपको सारी डॉक्यूमेंट जो है पहले सबमिट करने पड़ेंगे, तभी आपको शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री। तो क्रेडिट नोट नंबर डाल रहे हैं, क्रेडिट नोट नंबर हमने डाल दिया सपोज 1 आएगा। सपोज हम ये जीएसटी नंबर ले लेते हैं, ये जीएसटी नंबर डाल दिया, ये पार्टी आ गई हमारी। अब हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर डाल रहे हैं, क्रेडिट नोट नंबर हमने डाल दिया सपोज 1। ठीक है, हमने इसका एक इनवॉइस बनाया था अभी 1 लाख रुपए का, उसी का हम रिवर्स करने जा रहे हैं। हम ये कर रहे हैं 13 तारीख को। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेट डाल दी आपने, क्रेडिट नोट नंबर डाल दिया। ये इनवॉइस नंबर सेम नहीं होगा, क्रेडिट नोट नंबर और इनवॉइस नंबर सेम नहीं होगा, ये हमेशा अलग अलग ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोट टाइप जो है, यहाँ पे आपने ध्यान से चूज करनी है ऑप्शन। अगर आप क्रेडिट नोट बना रहे हैं तो क्रेडिट आपने सिलेक्ट करना है, अगर आप डेबिट नोट बना रहे हैं तो डेबिट आप सिलेक्ट करें। मैं भी सिर्फ क्रेडिट नोट बता रहा हूँ तो आपने सिर्फ क्रेडिट ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद नोट की वैल्यू आ जाएगी। नोट की वैल्यू का मतलब है टोटल इनवॉइस वैल्यू। सपोज आपने 1 लाख रुपए का बनाया था, 1 लाख रुपए का जो है आपने इनवॉइस बनाया था, राइट गलत अमाउंट वाला, लेकिन जो रिवर्स करा आपने रिवर्स करा वो 50,000 वाला करा। ठीक है ना, 1 लाख वाला गलत बनाया था, लेकिन आपने जो रिवर्स करना है वो 50,000 वाला करना है। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे 50,000 प्लस टैक्स जो है वो आएगा आपका, यानी कि 59,000 जो है वो नोट वैल्यू के अंदर आएगी। स्टेट अगर आपकी सेम स्टेट है तो सेम स्टेट ले लोगे, आपके जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग भी सेम ही आ रही है, देखिए ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुई हुई है। ठीक है, अब आपने 18% में गलती करी थी तो आप क्या करोगे, 50,000 में 18% डाल दोगे, 18% में 50,000 डाल दोगे। ठीक है ना, तब आप उसका टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि ये लोकल है तो सीजीएसटी रजिस्ट्री दोनों कैलकुलेट हो गए हैं। इसको आप कर दोगे सेव। ठीक है, आपने चेक कर लेना है कि सब कुछ ठीक है नहीं है, अगर कहीं एरर आ रहा है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर से दबा देंगे सेव, ये हो जाएगा सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। यहाँ पे आपका जो इनवॉइस था वो इनवॉइस आपका क्रेडिट नोट जो है वो यहाँ पे बन चुका है, वो रिकॉर्ड भी हो चुका है। यहाँ पे जो आपका इनवॉइस सेम मंथ में था उसके अगेंस्ट आपने इतनी वैल्यू जो है वो रिवर्स कर दी। ये वैल्यू जो है वो हमेशा माइनस में शो हो जाती है। ठीक है ना, ये वैल्यू अगर आपने सपोज 1 लाख रुपए टैक्स भरना था, आपने सपोज 1 लाख के ऊपर 18,000 रुपए टैक्स भरना था, तब आप 18,000 टैक्स नहीं भरोगे, तब आप जो टैक्स भरोगे तब आप 18,000 माइनस 9,000 ये वाला टैक्स भरोगे। यानी कि 18,000 तो आपने गलती से बिल काट दिया, लेकिन 9,000 रुपए आपने क्रेडिट नोट भी जब डाल दिया है तब आप 18,000 टैक्स नहीं भरोगे, तब आप 18,000 माइनस क्रेडिट नोट, यानी क्रेडिट नोट में अगर 9,000 की वैल्यू है तो 9,000 कम हो जाएगा, तो आप टैक्स भरोगे 9,000 पे ही भरोगे सर। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको क्रेडिट नोट वाला? ये था इसलिए। हाँ जी क्रेडिट नोट के उस पे तो सर बैलेंस बराबर मैच हो जाता है। हाँ जी, बट अगर कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले से सामान परचेज करते हैं और हमने अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया है, इसके बाद सामने वाला व्यक्ति अमेंडमेंट करके बिल चेंज कर देता है। सर मैं वही बताने जा रहा हूँ, मैं वही आगे बताना चाह रहा हूँ। ये वाला आपको क्लियर हो गया ना कि क्रेडिट नोट कैसे डालते हैं? हाँ, अब मैं वो नेक्स्ट स्टेज की बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेज क्या है कि इस बारी आपका जो गलती है वो आपको सेम मंथ नहीं पता चली। ठीक है ना, वो आपको सेम मंथ नहीं पता चली। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका क्रेडिट नोट जो बनेगा इस बारी, सपोज आपने 2 नंबर क्रेडिट नोट बनाया है, ये आपका
अगस्त का नहीं, ये जुलाई में आपसे गलती हुई थी मान के चलिए, मैं इसको जुलाई कर देता हूँ, ठीक है ना, और आपको पता अगस्त में चाहिए, तब आप जब क्रेडिट नोट बना रहे होंगे तो क्रेडिट नोट जो है वो पिछले मंथ के अगेंस्ट बना हो गया। तो क्रेडिट नोट में हमेशा एक रेफरेंस नंबर डलता है, और रेफरेंस नंबर में आपने वो चीज जरूर बता देनी है कि हाँ ये हमारा जो क्रेडिट नोट बन रहा है वो पिछले मंथ वाला जो इनवॉइस था उसके अगेंस्ट बन रहा है। क्रेडिट नोट भी जब भी आप बनाओगे तो उसमें हमेशा एक रेफरेंस नंबर डलता है कि क्रेडिट नोट आपने किस इनवॉइस के अगेंस्ट बनाया है, ठीक है ना। अगर वो सेम मंथ का है तो वहाँ पे सेम मंथ का इनवॉइस नंबर और डेट आ जाएगी, लेकिन अगर वो प्रीवियस मंथ का बनाया है तो वहाँ पे प्रीवियस मंथ और डेट आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इस केस में क्या होगा, क्रेडिट नोट जब हम ऐड करेंगे आपने ये जरूर चेक कर लेना है क्रेडिट नोट डालते वक्त कि आपका पीछे से कोई आपका जो इनवॉइस है उसके अंदर डला हुआ है या नहीं डला हुआ है, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्रेडिट नोट डालने लगे हैं, इसका ले लेते हैं। आपने इनवॉइस को यहाँ पे काटा हुआ था तो इसका हम ले लेते हैं, क्रेडिट नोट नंबर यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं 14, नोट टाइप आ जाएगा क्रेडिट, यहाँ पे जो वैल्यू है हम ले लेते हैं सपोज 1000 प्लस 18%, यानी कितना हो गया 1180, ठीक है ना। टोटल इनवॉइस नोट वैल्यू जो होगी 1180 हो जाएगी। देखिए हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 18% पे 1000 पे डालेंगे तो वो 180 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1180, तो नोट वैल्यू भी जो आपकी 1180 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो क्रेडिट नोट आपने बनाया है इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, आपको इसमें ये चीज नहीं पता लग पाएगी कि आपने सेम मंथ का बनाया है नेक्स्ट मंथ का बनाया है, प्रीवियस मंथ का बनाया है। मतलब यहाँ पे आपने जब इनवॉइस डाल दिया तो ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपने क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया, ठीक है। तो क्रेडिट नोट जब आपने इश्यू करा, आपने सेव भी कर दिया, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो क्रेडिट नोट आपने बनाया है इस जीएसटी नंबर का, कि क्या आपने सेम मंथ में इसका कोई इनवॉइस बनाया था पहली बार। सपोज हम इसको कॉपी कर लेते हैं फिर से, आपको वो रिकंसिलिएशन अपनी बुक्स में तो करनी है ना। अगर हम यहाँ पे चेक करें सेम मंथ वाले, सेम मंथ में यहाँ पे एक इनवॉइस बना हुआ है, सेम मंथ में आपने 5% वाला बना रखा है, 18 वाला तो बना ही नहीं रखा, तो यानी कि क्रेडिट नोट जो आपने 18 वाला बनाया है वो इस मंथ का तो नहीं है, ठीक है ना, वो इस मंथ का तो नहीं है वो, तो आपने ये जरूर चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि B2B में ही आपके इनवॉइसेस बनते हैं ना। तब आप क्या करोगे, प्रीवियस मंथ में जाओगे, प्रीवियस मंथ में आप गए, सपोज आप ये अगस्त चला, अब हम जाते हैं जुलाई के अंदर, अब हम जुलाई में जाते हैं, तो जुलाई में जब आप गए तो जुलाई में भी आपको सेम चीज चेक करनी है कि आपने सेम इसी मंथ का इनवॉइस नहीं बनाया। तो अगर आप चेक करें तो इसी मंथ का इनवॉइस नहीं बना, इसी जीएसटी नंबर का जो इनवॉइस है वो नहीं बना हुआ, तो यानी कि प्रीवियस मंथ का भी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आप जो क्रेडिट नोट बना रहे हो आपने इनवॉइस को बनाया ही नहीं है, ठीक है ना, आप गलती से क्रेडिट नोट डाल रहे हो। आपको ये चीज जरूर चेक कर लेनी है कि जब आप क्रेडिट नोट बनाते हो कि आप दोनों क्रेडिट नोट जो आपने बनाए हैं वो आपके सेम मंथ के हैं या प्रीवियस मंथ के, पहले तो आपको ये जरूर चेक कर लेना है। अगर सेम मंथ के हैं तो सेम मंथ का इनवॉइस ऑलरेडी वहां पे डाला हुआ होगा उसी रिटर्न के अंदर जब आप फाइलिंग कर रहे होंगे। लेकिन अगर प्रीवियस मंथ गए तो प्रीवियस मंथ में जाकर हमें जरूर चेक कर लेना है कि ये जीएसटी नंबर के अगेंस्ट आपने कोई इनवॉइस फाइल किया भी है नहीं किया। अगर आपने नहीं फाइल किया है तो यानी कि आप यहाँ पे इस जीएसटी नंबर में जाके गलती कर रहे हो, क्योंकि ये जीएसटी नंबर्स के अगेंस्ट जब आप क्रेडिट नोट बना रहे हो तो ये क्रेडिट नोट उस पार्टी के अगेंस्ट माइनस में दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है ना। और वो पार्टी सीधा आपसे यही पूछेगी कि हमने कोई इनवॉइस तो लिया ही नहीं आपसे, तो आप क्रेडिट नोट कैसे इश्यू कर रहे हो हमारे अगेंस्ट, ठीक है ना। वो आपसे यही पूछेगी कि हमने कोई इनवॉइस तो लिया ही नहीं आपसे, तो आप क्रेडिट नोट कैसे इश्यू कर रहे हो हमारे अगेंस्ट। क्योंकि क्रेडिट नोट इश्यू करने का मतलब ही यही है कि उसका जो इनपुट क्रेडिट जो है उस महीने मिलना था वो लेस हो जाएगा इतने अमाउंट से, वो 18% यानी 180 रुपए से वो लेस हो जाएगा। तो आपको हमेशा क्रेडिट नोट बनाने से पहले ये जरूर चेक कर लेना है कि जो गलती आप कर रहे हो, जो आप गलती कर रहे हो वो गलती एक्चुअल में है भी या नहीं, ठीक है ना। अगर वो सेम मंथ की है
अगर आपने सेम मंथ में पॉसिबिलिटी है अगर आपके पास उसको इनवॉइस को चेंज करने की, अगर ईवे बिल नहीं कटा हुआ तो आप सेम मंथ में, कई लोग जो होते हैं स्मॉल यूजर जो होते हैं वो सेम मंथ में उसको चेंज कर देते हैं उस वैल्यू को, कोई नहीं सर हम दूसरा इनवॉइस दे देते हैं प्रिंट निकाल के, तो सेम मंथ में उसको चेंज कर देते हैं क्योंकि रिटर्न तो फाइल करी नहीं होती है। अगर 1 तारीख को गलती करी 10 तारीख को उनको पता नहीं चल गया तो क्या करेंगे, इसको सिर्फ इनवॉइस को फिर से चेंज करके उनको इनवॉइस की कॉपी दूसरी दे देंगे। ईवे बिल तो जनरेट हुआ ही नहीं है तो इसलिए उस केस में वो दे सकते हैं। अगर उनका इनवॉइस है 50,000 से कम का, तो अगर वो उन्होंने 25,000 घटा है 30,000 घटा है तो उसको दोबारा दे सकते हैं उसमें इनवॉइस, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। उसके अंदर इनवॉइस नंबर तो सेम रहेगा ना, तब उस केस में क्या होगा, क्रेडिट नोट इश्यू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंडीशंस के अंदर आपके पास ईवे बिल आ गया है या ई इनवॉइस जनरेट हो चुका है, तब आपको उस केस में क्रेडिट नोट जनरेट करना जरूरी हो जाता है। लेकिन चेक तब भी आपने यही करना है कि आपने ये इनवॉइस अपने रिटर्न में डाला है या नहीं डाला है, ठीक है ना। ये सेम मंथ वाला था और ये प्रीवियस मंथ वाला है। जब भी आप प्रीवियस मंथ का भी अगर क्रेडिट नोट बना रहे हैं तो आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि आपने प्रीवियस मंथ में वो इनवॉइस अपनी रिटर्न्स में शो करा था या नहीं करा था, आपने उसके अंदर रिकॉर्ड करा था या नहीं करा था। अगर आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है और आप नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट नोट बना रहे हो उस पार्टी के अगेंस्ट, तो वो गलत हो जाएगा। आपके पास डायरेक्टली पार्टी का फोन आएगा कि आपने ये कैसे डाल दिया इसके अंदर, हमने कोई इनवॉइस तो लिया ही नहीं है तो आपने ही कैसे डाल दिया इसमें, ठीक है। ये था क्रेडिट नोट वाला पार्ट। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर हाँ जी, अमेंडमेंट वगैरह सब इसी में आएगा, क्रेडिट डेबिट नहीं अमेंडमेंट नहीं आएगा इसमें। अमेंडमेंट वाली चीजें जो है वो अलग है। ये क्रेडिट नोट जो है वो सेम मंथ में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और वो एडिटेबल नहीं है, जिनको आप ठीक नहीं कर सकते, तब उस केस में क्या होगा, आप क्रेडिट नोट उसको पार्टी को दे सकते। अच्छा ठीक है, सेम मंथ का समझ सका सर जैसे कोई क्लाइंट है हमने बिल रेस कर दिया है और वो हमारी ना पेमेंट हो रहा है 2 महीने से 3 महीने से, तो उसके एंगेजमेंट में हम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। हाँ उसके लिए सब क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए। अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है, आईटीसी जो अपने टैक्स जो आपने भर दिया था, हमने टैक्स जो भरा था हमने, ताकि हमें पैसे इनवॉइस के अकॉर्डिंग हमें पैसा नहीं दे रही है, वो डेली बोल रही है कि आज देते हैं कल देते हैं, मतलब डेली डे टू डे डिले करती जा रही है पार्टी। तो उस केस में हम उससे डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं, कर सकते हैं। आप उसमें क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन उसके अंदर क्या है कि अगर आपने गुड्स बेचे, ठीक है ना, तो गुड्स के अगेंस्ट अगर आपका ईवे बिल बना हुआ है या ई इनवॉइस बना हुआ है, तो आपके पास वो जो गुड्स वापस आएंगे तो वो भी ईवे बिल के थ्रू ही आएंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि इनवॉइस से ईवे बिल के थ्रू नहीं आएंगे और डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो कंडीशन आपकी मैच होनी जरूरी है। कोई भी पार्टी अगर आपको पैसे नहीं दे रही है तो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन से वाली मैच होनी जरूरी है। ये दोनों कंडीशन ना हो सर तो हम इशू कर सकते हैं। तब उस केस में, हाँ तब उस केस में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी टाइम पीरियड कितने मंथ की लिमिट होती है कि हम कितने मंथ तक हम इशू कर सकते हैं क्रेडिट? देखिए 6 महीने बाद, वैसे तो 1 साल का होता है, वैसे तो 6 महीने तक अगर आपके पास कोई पार्टी पैसे नहीं दे रही है, जैसे कि एमएसएमई वाले होते हैं या कोई भी है, जैसे इनके केस एमएसएमई वालों में क्या आजकल रूल बना हुआ है कि आपको 45 डेज के अगेंस्ट 45 डेज के अंदर तो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नहीं करोगे उसकी पेमेंट तो आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो सेम जो आप जैसे आप केस कह रहे हो कि आपका 2 महीने से पैसे नहीं दे रहा है वो, ठीक है ना, तो 2 महीने से अगर पैसे नहीं दे रहा है तो वो ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो चुका है। अगर आप एमएसएमई वाली पार्टी है, वो आपके अगेंस्ट जो है वो क्रेडिट नहीं ले सकता आपके बिल का, ठीक है ना। और अगर आप फिर भी अगर आप क्रेडिट नोट बना देंगे तो और बेटर है, उसमें तो वैसे भी नहीं ले पाएगा, ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 महीने तक एटलीस्ट सेटलमेंट हो जानी चाहिए। वैसे तो 1 साल तक आप क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हो, फाइनेंशियल ईयर फाइनल होने से पहले अगर आप क्रेडिट नोट इश्यू कर देते हो तो बेटर है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। हेलो, हाँ जी सर अगर हम मतलब हम क्रेडिट नोट डाल रहे हैं ना किसी पार्टी के अगेंस्ट, इसको मतलब कि हम मतलब कि जो माल भी वापस भेजना, ठीक है सर जी। सर अगर जो डेबिट नोट है, गलती से एक बार मेरा डेबिट नोट भी कट गया था, उन्होंने क्रेडिट नोट किया था मेरी पार्टी के लिए, तो फिर मैंने यहाँ से डेबिट नोट भी चढ़ाया था उनके लिए। सर वो दोनों तो से डिडक्ट होता है हमारे स्टॉक से?
ITC? वो आपका दोनों में फिर डेट हो जाएगा। वो आप मतलब वो आप गलती कर देते ना। देखिए डेबिट नोट वाला जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन डेबिट नोट का मैं फिर ही बता देता हूँ। डेबिट नोट का मतलब ये होता है कि 1 लाख का इनवॉइस बना था, ठीक है ना, लेकिन इस बारी आपने कम बना दिया इनवॉइस। पिछले केस में क्या था कि आपने ज्यादा बना दिया था, लेकिन इस बारी जो आपने कम बना दिया इनवॉइस, ठीक है ना, तब उस केस में आप क्या करते हो कि तब आप उस पार्टी को डेबिट नोट दे देते हो। ठीक। तब आप उसको जितनी भी डिफरेंस अमाउंट है वो डेबिट नोट दे देते हो। ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है सर, मुझे बताइए सर, जब हम क्रेडिट नोट डालते हैं ना, फिर जब हम किसी पार्टी के अगेंस्ट, तब आजकल जो IMS पोर्टल IMS आया है, तो उसमें अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो उससे IT से वो डिडक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया फिर आईटी से डिडक्ट हो जाएगा फिर। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक भाई बोल रहे थे कि पैसे नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ क्रेडिट नोट डालेंगे। अगर उन्होंने क्रेडिट नोट डाला भी, तो अगर उन्होंने वहां से रिजेक्ट किया फिर मत आएगा वो ITC हमें। हाँ बिल्कुल, वो रिजेक्ट कर देता है तो वो आपका ITC से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी क्वेश्चन? यहाँ तक कितना भी मैंने आज कराया है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है? सर वही क्वेश्चन था अभी जो सर ने पूछा था अभी, कि अगर वो पार्टी IMS में रिजेक्ट कर देती है तो उसके लिए हमें दोबारा रिपीट डालना पड़ेगा नेक्स्ट में? क्रेडिट नोट? जी सर। हाँ, उसमें तो आपको दोबारा, जैसे कि मैंने क्रेडिट नोट इशू करा सामने वाली पार्टी के लिए, और पार्टी ने क्या करा, MAS में जाके वो हमारा जो इनवॉइस है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जी ठीक है, तो सर वो तो रिजेक्ट हो गया, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट करा ही नहीं, तो फिर उसके लिए क्या मुझे फिर नेक्स्ट मंथ दोबारा इशू करना पड़ेगा? नेक्स्ट मंथ आपको डालना पड़ेगा। मतलब जब तक पार्टी सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक हमें हमारा पैसा नहीं मिलेगा। हाँ देखिए, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप कभी किसी से डील कर रहे हैं तो आप उस केस में क्या कर रही है कि देखिए आप पहले ही एडवांस पेमेंट ले लीजिए, ज्यादा बेटर है। सर मान लीजिए 2 लाख का बिल है, 50,000 रुपए एडवांस देती है, हमने बिल रेज कर दिया, माल पहुंच गया पार्टी के पास, देन उसके बाद पार्टी हमें डिले टू डिले पेमेंट में करती है। उसे पता है कि हम क्रेडिट नोट इशू भी कर देते हैं, उसे दिख जाता है अपने पोर्टल पे कि क्रेडिट नोट इशू हो गया है, तो सर वो रिजेक्ट कर देगी, फिर देन हमारा तो कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये प्रोसेस में कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में सारा प्रोसेस हो गया। आपने पहले ऑर्डर आया होगा, आपने पहले कंडीशन सेटल करी होंगी, फिर आपने ऑर्डर बनाया होगा, फिर ऑर्डर दिया भी होगा, ठीक है ना। ऑर्डर देने के बाद पार्टी में रिसीव हो गया, सब कुछ चेक हो गया, आपके पास वैलिडेशन प्रूफ भी आ जाएगा ना कि हाँ माल में रिसीव हो गया, ठीक है ना। अब आपने पेमेंट मांगनी है उससे, तो जब आप पेमेंट मांग रहे हो, अगर वो पेमेंट नहीं दे रही है तो आप उसके लिए रिटर्न फाइल करो ही ना, उसकी बिल की एंट्री के अगेंस्ट रिटर्न फाइल करो ही ना, ना ही तो क्रेडिट मिलेगा। सर बॉन्डिंग हो जाती है और मान लीजिए वो देखिए पेमेंट नहीं होती, मैं वही मतलब इशू यही है कि अगर पार्टी पेमेंट नहीं देती है तो हम क्रेडिट नोट डालने का भी बेनिफिट नहीं, तो फिर हर महीने रिजेक्ट करते रहेंगे। देखिए उस केस में आप जीएसटी जो डिपार्टमेंट होता है, अगर आप उनको एप्लीकेशन दे देंगे ना कि हाँ ये पार्टी जो है डिफॉल्टर है, ओके, तो वो डिफॉल्टर का मतलब ही आप ये समझ लीजिए वो पार्टी का सिर्फ एक इनवॉइस ऑडिट नहीं होगा, वो पूरा उसका रिकॉर्ड जो है अब तक का वो सारा ऑडिट होगा। तो जहाँ जहाँ भी उसने पैसे मारे होंगे ना, बस वो सबको देके जाएगा, फिर नहीं देके जाएगा तो एटलीस्ट सर वो तो सर एक्चुअली क्या है ना, क्लाइंट को अगर हम ये बात बोलते हैं ना तो क्लाइंट के माइंड में ये आता है कि डिपार्टमेंट मीन्स खर्चा, ठीक है, क्योंकि अब एप्लीकेशन भी देंगे या वहां पर किसी को बेचेंगे या सेल्फ भी जाएंगे तो पार्टी के माइंड में आता है कि खर्चा होगा मेरा, कुछ ना कुछ खर्चा होगा मेरा। पार्टी एग्री नहीं करती है उसमें एग्री इन केस, तो फिर वो मतलब कि हमारा टैक्स भी गया और हमारा पैसा भी डूबा, जो हमने पे कर दिया वो तो हमारा था ही, वो तो गया ही। सेकेंड हमारा जो वहां से पार्टी से मैं वही कह रहा हूँ, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना कि आप किसी से डील कर रहे हैं, एटलीस्ट आप पहले कुछ इंक्वायरी तो उसके बारे में करेंगे ही ना, ऐसा तो नहीं कि आप रैंडमली किसी को दे देंगे। देखिए कोई भी अगर रैंडमली अगर किसी को दे रहा है तो डायरेक्टली ये कहेगा कि पैसे रख जाओ ले जाओ, जैसे कि कंज्यूमर वाले केसेस में होता है। आप किसी दुकान में चले जाइए, अगर किसी को सामान खरीदते हैं तो जब आप सामान खरीदते हैं तो वो सीधे ही कहता है ये सामान ये रहा है, वो पैसे दे देता है और सामान को पकड़ा देता है।
कोई उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बनाने वाली या उधार देने वाली तो कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन जो लोग उधार देते हैं तो वो अपने रिस्क पे होते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये हो जाती है, आप फिर उसमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो पैसे मार रहा है, वो कुछ कर रहा है, तो वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप एट द एंड पे आपको डिपार्टमेंट नहीं आना पड़ेगा, वो ये चीज हो जाती है। लेकिन जो राइट प्रोसीजर है वो यही है कि साथ के साथ जैसे ही माल डिलीवर हुआ आप पेमेंट रिलीज करो। सर प्रोसीजर तो है बट इसमें प्रॉब्लम्स आ ही जाती है सर, एक आधे क्लाइंट है वो तो आएंगे ही। देखिए वो आपको ट्रस्ट तो देखिए एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। मे बी अभी उसके बाद शायद अच्छे ना उसे कंपनी अच्छी ना चल रही हो, मे बी शायद थोड़ी देर बाद दे दे, 1 साल बाद दे दे। इतना तो आपको देखिए क्रेडिट लेके चलना ही पड़ेगा बिजनेस में। बैड डेब्ट्स। हाँ जी, बस यही समझ लीजिए। तो ये प्रैक्टिस साइड पे कर सकते हैं सर वेबसाइट में? वेबसाइट में हाँ ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अभी जो मैं ऑफलाइन टूल पढ़ाऊंगा तो ऑफलाइन टूल के अंदर ये सारी चीजें जो है आप उसके अंदर एक्सेल के अंदर फाइल के अंदर इनवॉइस की बना के उसमें अपलोड करेंगे तो सारी प्रैक्टिस जो है आपकी हो जाएगी उसमें। अच्छा उसमें करेंगे क्या? हाँ उसमें हो जाएगा। ये अभी मैं ऑनलाइन वाला पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन टूल में इजी हो जाएगा। वो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके जब आप उसके अंदर फाइल्स में अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ऑफलाइन वाला किधर से करना है सर? ये अभी मैंने बताया नहीं, वैसे वो यहाँ से हो जाता है डाउनलोड से। ऑफलाइन टूल रिटर्न ऑफलाइन टूल जो होता है रिटर्न ऑफलाइन टूल के अंदर जाके यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए यूटिलिटी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, तो मेरे क्लाइंट है वो अंडू के साथ कर रहा है, एग्स के साथ। अभी मैंने उसका रिटर्न नहीं भरा है, कल लास्ट डेट है 20 को, तो उसका मुझे B2C में लेना है या फिर वो नील एग्जेम्प्टेड वाले में? उस पे तो GST नहीं लगता है। हाँ तो उसको एग्जेम्प्टेड में तो आप पहले गुड से चेक कर लीजिए कि एक्सेसिंग गुड है क्या है। अगर एग्जेम्प्टेड में है एग्जेम्प्टेड में दिखा दीजिए, ठीक है ना। अगर टैक्स रेट आ रहा है उसके ऊपर तब आप B2C में दिखाइए। B2C ठीक है, अभी मुझे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं सारा बता दूंगा। ओके एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर। खत्म हो गया रे।